नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 5वीं की नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक पाठ लेकर उपस्थित है। इस पाठ का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। बच्चों, यहाँ पर श्रेष्ठ का अर्थ है बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि भारत की सभ्यता और संस्कृति क्या है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, भोजन, आचार विचार के बारे में इस पाठ में बताया गया है। बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में पूछा था कि मैं पाठ के प्रश्न उत्तर भी अपलोड कर दूं। पाठ के प्रश्न उत्तर मैं ऑनलाइन ट्यूशन में बच्चों को करा दिया करती हूं। आप चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है। यहाँ विविध धर्मों, भाषाओं, मान्यताओं और भौगोलिक विविधताओं का अनूठा संगम है। विविधताओं में एकता ही भारत की विशेषता है। जलवायु, खान पान, भाषा और धर्म में विभिन्नताओं के बावजूद भारत एक है और विश्व में श्रेष्ठ है। भारतवासियों को देश की एकता, संस्कृति और महान विरासत पर बहुत गर्व है। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति जो कल्चर है वो बहुत पुरानी है। प्राचीनतम मतलब पुरानी। यहाँ विविध धर्मों, भाषाओं, मान्यताओं और भौगोलिक विविधताओं का अनूठा संगम है। इतना भिन्नता होने के बावजूद ये एक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है। यहाँ के लोग अलग हैं, कल्चर अलग है, उनका रहन सहन, पहनावा सब कुछ अलग है। उसके बाद भी सभी मिलजुल के एक साथ रहते हैं। जलवायु, खान पान, भाषा और धर्म में विभिन्नताओं के बावजूद भारत एक है और विश्व में श्रेष्ठ है। भारतवासियों को देश की एकता, संस्कृति और महान विरासत पर गर्व है। गर्व मतलब प्राउड है बेटा, ठीक है। आइए पाठ शुरू करते हैं। भारत तमाम विविधताओं के बावजूद फूलों में एक माला के समान है। जिस प्रकार फूलों की माला होती है बच्चों, जिसमें अलग अलग फूलों को एक साथ गूंथा जाता है और माला तैयार किया जाता है, उसी प्रकार भारत है। यहाँ पर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते हैं, जिनका रहन सहन, पहनावा, खान पान सब कुछ अलग है। उसके बाद भी सब भारत देश में एक साथ मिलकर के रहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक है। कश्मीर जो कि उत्तर भारत में है और कन्याकुमारी जो कि दक्षिण भारत में है, कच्छ जो कि पश्चिम में है और अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्व में है। इन चारों कोनों में चारों राज्यों के होने के बावजूद ये एक है। मतलब बच्चों, कश्मीर का व्यक्ति अगर कन्याकुमारी जाता है उसे कोई असुविधा नहीं होती। उसी प्रकार अगर कोई अरुणाचल प्रदेश से कच्छ चला जाता है उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। भारत विविधताओं में एकता का एक आदर्श उदाहरण है। आदर्श मतलब आइडियल। भारत जिस तरह का उदाहरण हमारे सामने लेकर के आया है बच्चों, वैसा कोई देश में ऐसा उदाहरण आपको नहीं दिखेगा। किसी देश में इतना विविधता, इतना भिन्नता होने के बाद भी एकता आपको नहीं दिखेगा। विश्व पटल पर भारत के समान कोई अन्य देश नहीं है। भारत की सभ्यता, संस्कृति विश्व में प्राचीनतम एवं महान है। सभ्यता मतलब बच्चों सिविलाइजेशन और संस्कृति मतलब कल्चर। ये दोनों वर्ल्ड में सबसे पुराने हैं, विश्व में सबसे पुराने हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व में जितने भी देश हैं सबसे पुरानी है यहाँ की कल्चर। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर भारत के बारे में और कौन सी बातें हमें जानने को मिलती है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश विश्व का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में विश्व के सभी प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है क्षेत्रफल मतलब एरिया। एरिया की दृष्टि से हमारा जो भारत देश है वो 7वां स्थान पर आता है। और जनसंख्या मतलब होता है पॉपुलेशन। जनसंख्या, जन मतलब लोग और संख्या मतलब लोगों की संख्या। तो पहला आपको पता है कि चीन जो है वो पहला आता है, जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश है। और उसके बाद आता है भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है भारत को। डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर लोग अपनी सरकार को चुनती है। हमारे देश में विश्व के सभी प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। आप जानते हैं भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर आपको मिलते हैं। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। वहीं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ती है। यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि किस प्रकार यहाँ पर जलवायु में भी काफ़ी भिन्नता है। जलवायु मतलब क्लाइमेट। आप इसी समय देखो, जब आपका मई के समय जब आपके एरिया में बहुत गर्मी पड़ती है, जम्मू चले जाओ या उत्तराखंड चले जाओ, वहाँ पे ठंड होती है एक ही समय पर। तो वो चीज़ भी यहाँ पे बताई गई है कि एक ही समय पर यहाँ के जलवायु में भी काफ़ी अंतर होता है, क्लाइमेट में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की आबोहवा स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी है। इसीलिए यहाँ पर्यटकों के आने का तांता लगा रहता है। आने का तांता मतलब आना जाना लगा रहता है। पर्यटक मतलब टूरिस्ट। आपको पता होगा लोग घूमने फिरने के लिए पहाड़ी इलाका जाते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। पानी अच्छा होता है, वहाँ की हवा अच्छी होती है। कश्मीर को भी धरती का स्वर्ग माना जाता है। धरती का स्वर्ग किसे माना जाता है? कश्मीर को माना जाता है। कश्मीर की जो खूबसूरती है उसी के कारण इसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग खूबसूरत होता है और कश्मीर भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। बादलों का घर इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि मेघालय में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बादलों का घर कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान माउसिनराम और चेरापूंजी यही स्थित है। चेरापूंजी और माउसिनराम कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। असम के कुछ लोग दुर्गम ऊंचे पर्वतों, भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ का प्रदेश समझते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश सचमुच ऊंचा नीचा अर्थात असम है। असम, असम मतलब ऊंचा नीचा, जो बराबर ना हो, असमान हो, ठीक है। तो असम जो है बेटा, असम में अब देखोगे कि वहाँ का जो भौगोलिक कंडीशन है, जो ज़मीन है वो उबड़ खाबड़ ज़मीन है। वहाँ पे अक्सर भूकंप आया करते हैं, बाढ़ आया करता है। सिक्किम में वन संपदा प्रचुर मात्रा में है। सिक्किम आपको पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है यह सिक्किम। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में वन संपदा है, पूरा ग्रीनरी है। जब अगर आपने घूमा होगा सिक्किम, गैंगटॉक गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ जंगल वगैरह बहुत है। यह जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। ऑर्गेनिक मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। दक्षिणी राज्य समुद्र तट पर स्थित है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की जलवायु श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया से मिलती जुलती है। वही बर्फीले प्रदेश यूरोप की जलवायु से मिलते जुलते हैं। राजस्थान की जलवायु मरुस्थलीय देशों से मिलती है। मतलब बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि हमारे भारत में हर राज्य में आपको डिफरेंट जलवायु मिलेंगे, क्लाइमेट मिलता है। कहीं बर्फ़ मिलता है, कहीं बारिश मिल रहा है, कहीं गर्मी मिल रहा है, वो भी सेम टाइम पर, ठीक है। जलवायु विभिन्नता का असर खान पान, रहन सहन, आचार विचार, शारीरिक रंग रूप एवं आकार प्रकार के साथ साथ पहनावे पर भी पड़ता है। बहुत लॉजिकल बात है बेटा। अगर वहाँ का कंडीशन जो जलवायु है
मतलब कहीं ठंडा है तो वहाँ लोग स्वेटर पहनते हैं। आपने वहाँ के लोगों को देखा होगा वो देखने में कैसे दिखते हैं। और जहाँ गर्मी होती है वहाँ लोग स्वेटर नहीं पहनते, हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े, ताकि वो गर्मी से बच सके। मतलब वहाँ का खाना पीना, अगर कहीं पे ठंडी है तो वहाँ का खाना पीना, और जहाँ पर गर्मी है वहाँ का खाना पीना, रहन सहन, शारीरिक रंग रूप सब कुछ अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उसका असर लोगों पर पड़ता है। पर्वतीय भागों में अधिक ठंड पड़ने के कारण यहाँ के निवासी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जबकि समुद्र तटीय लोगों को ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसी प्रकार खान पान में भी पर्याप्त भिन्नता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों का प्रिय भोजन मछली चावल है, वहीं उत्तर भारत में दाल रोटी और सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है। मतलब बच्चों, जहाँ पर जो खाना अवेलेबल होता है, जो भोजन मिलता है, वही लोग खाएंगे ना। अब समुद्र के तट पर क्या मिल सकता है लोगों को आसानी से? मछली मिल सकता है, इसलिए वहाँ के लोग मछली चावल खाते हैं। और उत्तर भारत में दाल रोटी और सब्जी की जो खेती होती है वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनको इजीली मिल जाता है दाल रोटी और सब्जी। यह तो विविधताओं की बात हुई। विविधता मतलब ये तो अलग अलग चीज़ों की बात हुई कि कितना अंतर है, भारत में इतने लोग रहते हैं, सब में कितना भिन्नता है। अब हम एक दृष्टि विविधताओं के पीछे छुपी भारत की एकता पर डालते हैं। एकता मतलब यूनिटी। अब हम पढ़ेंगे कि यूनिटी कहाँ पर है भारत में। इसको बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अनेकता में एकता क्यों कहा जाता है, अब हम वो पढ़ेंगे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध भोजन डोसा, इडली, उत्तपम, बड़ा आज पूरे देश में बनाया और खाया जाता है। महाराष्ट्र का श्रीखंड, पोहा और गुजरात का ढोकला और भांखड़ा पूरे देश में लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, आप जिस भी एरिया में रहो वहाँ पे आपको इडली डोसा तो आराम से मिल जाएगा। महाराष्ट्र का जो खाना है वो भी आराम से मिल जाएगा। गुजरात का ढोकला भी बहुत लोगों को पसंद है, हर जगह अवेलेबल होता है। मतलब आज देश के कोने कोने में आपको खाना, किसी एक राज्य का खाना दूसरे राज्य में अवेलेबल हो रहा है, आपको मिल रहा है। इसी को कहते हैं बेटा अनेकता में एकता। अब ऐसा नहीं है कि इडली और डोसा खाने के लिए आपको तमिलनाडु ही जाना पड़ेगा, ठीक है, दक्षिण भारत जाना पड़ेगा। आप अपने एरिया में भी बैठ करके खा सकते हो। राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, प्याज की कचौड़ी, गट्टे की सब्जी पूरे देश के लोग पसंद करते हैं। इसी प्रकार उत्तर भारतीय व्यंजन तंदूर की रोटी, नान, सब्जी, दाल, लिट्टी चोखा दक्षिण और पश्चिम भारत के लोग चाव के साथ खाते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया बच्चों कि किसी भी राज्य का खाना आप अपने एरिया में या अपने राज्य में बैठे बैठे खा सकते हो। ये हो गई अनेकता में एकता होने की बात। अब हम कुछ नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। किस राज्य का कौन सा नृत्य है? दक्षिण भारतीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु में जो कि मनाया जाता है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है, पूरे देश में पसंद किया जाता है। वहीं उत्तरी भारतीय नृत्य कथक के कद्रदान पूरे देश में है, मतलब पसंद करने वाले लोग। बच्चों, ये चीज़ बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का और उत्तरी भारत का जो नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य जो है वो सिर्फ वहीं के लोग पसंद करते हैं, वो पूरे भारत में सभी लोग उसको पसंद करते हैं। यद्यपि ऊपरी तौर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देती है, तथापि अपने आचार विचारों की एकता के कारण यहाँ सदा सामाजिक संस्कृति का एक ही रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि तमाम विविधताओं के बावजूद भारत प्राचीन काल से सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक इकाई के रूप में विश्व का मार्गदर्शन करता आया है। इसीलिए भारत में अनेकता में एकता का विश्व साक्षी है। अनेकता में एकता को बनाए रखने में भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ पर बच्चों बताया गया है किस प्रकार भारत अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने से लगता है कि अलग है, लेकिन फिर भी लोगों के आचार विचार में एकता के कारण, सोच में एकता के कारण यहाँ पर अनेकता में एकता देखने को मिल जाता है। संस्कृत भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है।
अब हम लोग लैंग्वेज मतलब भाषा के बारे में जानेंगे बच्चों। किस प्रकार भाषा भारत के सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। भारतीय भाषाओं में इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, बोडो आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है, जो संस्कृत की ही लिपि है। हिंदी अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, अतः इसे भारतीय संविधान में 343वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यही एक भाषा है जो सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। यहाँ पर बच्चों हिंदी का महत्व बताया गया है। हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो मैक्सिमम इंडियंस यूज करते हैं, बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हिंदी एक तरह से अनेकता में एकता के सूत्र में भारत को बांधती है। यहाँ पर यह भी बताया गया है बच्चों कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, मतलब संस्कृत से मैक्सिमम लैंग्वेज का जो है अधिकांश भाषाओं का जन्म हुआ है। आपको ये भी पता होगा कि हिंदी का भी जन्म संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, बोडो इन भाषाओं की लिपि जो है वो देवनागरी है। ठीक है, आइए आगे जानते हैं इसमें और क्या क्या बातें बताई गई है इस पाठ में। भारत को एक बनाने में हमारे धार्मिक स्थलों की महती भूमिका रही है। आप देश के किसी भी भाग में चले जाइए, आपको एक ही तरह का मंदिर दिखाई देंगे। इनके गर्भगृह, आंगन, गोपुरम में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार अन्य धर्मों के पूजा स्थलों में भी यही समानता दृष्टिगोचर होती है। तो बच्चों यहाँ पर यह भी बताया गया है जो धार्मिक स्थल है, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उसमें भी काफ़ी समानता देखने को मिलती है। आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको जो टेम्पल्स होते हैं, जो हिंदू के टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होता है, उसका शेप जो है, बनावट एक ही तरह का देखने को मिलता है। अगर आप मस्जिद चले जाओ या गिरजाघर चले जाओ तो आप देखोगे कि मस्जिद और गिरजाघर देश के किसी भी कोने में चले जाओ, उसका भी जो बनावट है, ठीक है, जो बिल्डिंग जो बनती है वह एक ही तरह का देखने को मिल जाता है। तो यह भी एक तरह से अनेकता में एकता के सूत्र में भारत को बांधती है। भारत 29 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के मिलने से बना गणतांत्रिक देश है। यहाँ पर 29 स्टेट्स है बेटा, ठीक है, और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत जैसी विविधताओं का मिलना विश्व में किसी एक देश पे अन्यत्र दुर्लभ है। दूसरा ऐसा देश मिलना जहाँ पर इतना अनेकता है, ठीक है, इतनी भिन्नता है, फिर भी लोग मिलजुल के रह रहे हैं, ये मुश्किल है। प्राचीन काल से ही भारत विश्व गुरु कहलाता आया है। विश्व गुरु मतलब वर्ल्ड का गुरु, ठीक है। जब शेष विश्व अंधकार में डूबा था, तब भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदांतपुरी जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। ये जो नाम दिए हैं बच्चों, तक्षशिला, नालंदा, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप सर्च करके देख सकते हो, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती थी जब शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार भी नहीं शुरू हुआ था। वर्तमान समय में भारत ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अपना यान भेजकर विश्व के शीर्ष देशों में अपना नाम शुमार कर लिया है। मतलब मंगल ग्रह एक इतना छोटा सा देश है हमारा भारत, आपने देखा होगा बच्चों मैप में कितना छोटा सा देश है, लेकिन उसके बाद भी इसकी सफलताओं के कारण या विश्व में इन्होंने अपना नाम अंकित किया है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, ठीक है। तो ये एक तरह से बहुत तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है। साथ साथ भारत विश्व शांति की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। अमूल्य मतलब जिसका कीमत नहीं लगाया जा सकता। विश्व में शांति बनाए रखने में भी भारत अपनी भूमिका और अपना योगदान लगातार दिए जा रहा है। देश के नागरिकों को सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम एक महान देश के निवासी हैं, अतः हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे विश्व में भारत की छवि खराब हो।
हमें इस महान देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए। देश की एकता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस देश ने हमें सब कुछ दिया है। नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि वे राष्ट्रीय गौरव को बरकरार रखते हुए इसके विकास में अपना अमूल्य योगदान दें। तो यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि हमारा कर्तव्य है कि हम देश की छवि को खराब ना होने दें, ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारे देश का नाम खराब हो। और देश के विकास में अमूल्य योगदान आप तभी कर सकते हैं बच्चों, जब आप पढ़ाई लिखाई करेंगे। पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छी जॉब करोगे, तभी आप देश के विकास में, विकास मतलब डेवलपमेंट, ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगर इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको चाहिए तो मैं जो क्लासेस कराती हूँ आप उसके लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। धन्यवाद।